तो पहला टॉपिक है फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग वायर को जब हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स का क्या एक्सप्रेशन आता है। तो ये हुआ नॉर्थ पोल, ये हुआ साउथ पोल, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, और ये है करंट कैरिंग वायर। तो इसके ऊपर फोर्स क्या अप्लाई हो रहा है। देखो पहले हमें ये ढूंढना होगा कि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है। ये हुआ मान लो लेंथ, ये हुआ लेंथ। लेंथ हम लोग लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, क्योंकि लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो लेंथ को हम लोग लेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है उस डायरेक्शन में। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये हुआ एंगल, सपोज थीटा। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये होता है F इक्वल टू I और ये होता है L क्रॉस B। तो ये हुआ फोर्स का एक्सप्रेशन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हमने पहले वेक्टर के टर्म्स में लिखा। L क्या है लेंथ, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, I क्या है करंट। तो ऑब्वियसली करंट तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा, उसके टर्म्स में लिख रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग लेंथ ले रहे हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है उसी डायरेक्शन में। तो लेंथ हुआ इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा। तो ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है, साइन थीटा। तो हम लोग फोर्स का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, ये हुआ I, ये हुआ B, ये हुआ L और ये हुआ साइन थीटा। इसको हम लोग थोड़ा बहुत रीअरेंज करके BIL साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने एक बार रीअरेंज किया, तो ये हुआ B इंटू I इंटू L और ये हुआ साइन थीटा। ये हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब थीटा क्या है, थीटा है एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेंथ हम लोग उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और हम लोग फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बेटे, फोर्स का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ठीक है, देख लेना। तो लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये 4 उंगली घुमाओ, थंब तुम्हें देगा फोर्स का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय राइट हैंड थंब रूल ऑलवेज एप्लीकेबल। एंगल जो भी गिवन हो, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जो भी तुम्हें गिवन हो, हर एक केस में तुम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कर सकते हो। सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट क्या रूल है, राइट हैंड थंब रूल। तो लेंथ इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस 4 उंगली को घुमाओ, पहले लेंथ है उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये लेंथ से मैंने मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाया, ये थंब आ रहा है बोर्ड के अंदर, तो इस केस में फोर्स है नॉर्मली इनवर्ड। तो फोर्स को मैं ऐसे लिखूंगा, ये हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड और ये मैं लिखूंगा नॉर्मली, ये हुआ नॉर्मली इनवर्ड्स, ये हुआ नॉर्मली इनवर्ड्स। और एक बार दिखा देता हूं, ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, ध्यान से। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय राइट हैंड थंब रूल, पहले क्या है क्रॉस प्रोडक्ट में L उसके बाद B। तो लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, थंब तुम्हें देगा फोर्स का डायरेक्शन। तो इस केस में ये थंब आ रहा है बोर्ड के अंदर, तो फोर्स होगा नॉर्मली इनवर्ड, ठीक है। अब हम लोग स्पेशल केस डिस्कस करेंगे, मतलब डिफरेंट एंगल चूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स का एक्सप्रेशन निकालेंगे। यही हुआ मेन एक्सप्रेशन BIL साइन थीटा, F वेक्टर इक्वल टू IL क्रॉस B। थीटा हम लोग चेक करेंगे बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड, और लेंथ को हम लोग लेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो देखो पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड और ये हुआ लेंथ, ये हुआ लेंथ, हम लोग लेंथ को करंट डायरेक्शन में लेंगे, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, दोनों पैरेलल है, तो थीटा इक्वल टू 0। इस केस में फोर्स क्या हुआ, इस केस में BIL, ये हुआ साइन 0 डिग्री और ये हुआ 0। इस केस में करंट कैरिंग वायर के ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल है। नेक्स्ट केस में देखो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो राइट टू लेफ्ट, तो हम लोग लेंथ को भी इस डायरेक्शन में लेंगे। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल होता है तो एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो इस केस में फोर्स क्या होगा BIL साइन 180 डिग्री, मींस फोर्स इस केस में भी है 0। तो अगर करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, इन दोनों केस में ही करंट कैरिंग वायर के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई होगा, सिंपल 0, ठीक है। लास्ट केस, इस केस में देखो करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो हम लोग तो एंगल लेते हैं लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, कोई बात नहीं, हम लोग लेंथ को इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो लेंथ है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, ये हुआ एंगल 90 डिग्री। तो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये हुआ BIL, ये हुआ साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हुआ F मैक्स में लिखूंगा F मैक्स, क्योंकि इस केस में
करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये हुआ B इंटू आई इंटू एल। तो जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है, उस केस में करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है। जैसे हमने सीखा था कि एक चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है, उसी केस में चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होता है। फॉर्मूला क्या था? क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 होता है 1, तो क्यू वी बी। इस केस में भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो ये हुआ करंट कैरिंग वायर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स का एक्सप्रेशन BIL। और इस केस में फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? तुम लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, ये हुआ करंट, हम लोग लेंथ ले रहे हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन हम लोग लेंथ को ले रहे हैं। तो ये हुआ लेंथ, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, फिर से ये थंब आ रहा है नॉर्मली इनवर्ड। तो हम लोग नॉर्मली इनवर्ड को नॉर्मली क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्रॉस तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, तो हम लोग फोर्स को नॉर्मली इनवर्ड लिखेंगे ऐसे, ठीक है, नॉर्मली इनवर्ड लिखेंगे ऐसे। तो ये हुआ फोर्स का एक्सप्रेशन और ये हुआ फोर्स का डायरेक्शन, नॉर्मली इनवर्ड। और इस केस में देखो, इस केस में तीन वेक्टर ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये मैंने साइड में लिखा देता हूं। इस केस में लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड तो बोर्ड के प्लेन में ही है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, लेकिन इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर आ रहा है फोर्स, फोर्स, ठीक है, फोर्स है इनवर्ड। तो इस केस में लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये तो मैं लिख दिया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स है नॉर्मली इनवर्ड। ओनली इन दिस केस वी कैन अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो सिर्फ इस केस में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो सर राइट हैंड थंब रूल कब अप्लाई करें और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कब अप्लाई करें? अरे देखो, ध्यान से सुनना, एंगल जो भी तुम्हें गिवन है, ठीक है, तो तुम राइट हैंड थंब रूल से ऑलवेज करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स निकाल सकते हो। लेकिन अब तुम्हें मन कर रहा है सर लाइफ में थोड़ा बहुत ट्विस्ट लाए, लाइफ में थोड़ा बहुत हंसी मजाक लाए, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करे, तो सिर्फ और सिर्फ इस केस में जब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो, तो इस केस में तुम सिर्फ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का अप्लाई करके भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, राइट हैंड थंब रूल हर एक केस में गिवन है, एंगल चाहे जो भी गिवन है, हर एक केस में तुम राइट हैंड थंब रूल की मदद से करंट कैरिंग वायर के ऊपर फोर्स निकाल सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो सिर्फ उस केस में तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मदद से भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। ओनली इन दिस केस वी कैन अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल तो मैंने दिखा दिया, ये हुआ फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है बोर्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल इनवर्ड। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? इन फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब राइट हैंड को भूल जाओ, राइट हैंड गया बाहर में, ये हुआ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये बताता है कि ये तीनों उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखो, ये तीनों उंगली को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखो। ये क्या हुआ? ये हुआ थंब, ये हुआ फोर फिंगर और ये हुआ सेंट्रल फिंगर। तो ये हुआ फादर, मदर, चाइल्ड। फादर मींस फोर्स, मदर मींस मैग्नेटिक फील्ड और ये हुआ चाइल्ड मींस करंट। फादर, मदर, चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड और ये सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट। मैंने लिख दिया है, थंब रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स, फोर फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड और सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट। तो आओ एक बार इसको विजुअलाइज कर लेते हैं। तो ये प्लेस करो, ठीक है। ये हुआ लेंथ डायरेक्शन, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग फादर, मदर, चाइल्ड, तो चाइल्ड मतलब करंट, हम लोग इसको लेंथ की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ लेंथ, ये हुआ, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अरे 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 हाँ, ये हुआ, ठीक है। देखो मेरा हाथ ही उल्टा घूम गया, ठीक है। अच्छा, जब घुमाना, ये तीनों फिक्स कर घुमाना, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं, इसको घुमाते घुमाते ऐसे कर देते हैं। ये एक्चुअली ये ऐसे फिक्स रहना चाहिए, लेकिन घुमाते घुमाते ये ऐसे हो जाता है, ऐसे मत करना, इसको फिक्स रखो फिर हाथ घुमाओ, ठीक है। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अरे इसको कैसे दिखाऊं मैं? चलो, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, फादर, मदर, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड। चलो चलो चलो, अरे भाई ऐसे हाथ नहीं घूम रहा है, देखो। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ करंट मतलब लेंथ और ये हुआ थंब, ठीक है। ये देखो, ये और हाथ टेढ़ा नहीं कर सकता, मेरा हाथ ही टूट जाएगा।
फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट मतलब लेंथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ लेंथ ये, और ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है बोर्ड के अंदर, ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ करंट मतलब लेंथ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ लेंथ, और ये हुआ थंब मतलब फोर्स, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लो। चलते हैं नेक्स्ट हमारे प्रॉब्लम में, क्योंकि अब थ्योरी खत्म, प्रॉब्लम स्टार्ट, धमाकेदार हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो राइट हैंड थर्मल ऑलवेज एप्लीकेबल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और सिर्फ इस केस में तुम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का मदद से भी डायरेक्शन निकाल सकते हो। सर इस केस में हम लोग राइट हैंड थंब रूल का अप्लाई नहीं कर सकते, राइट हैंड थंब रूल ऑलवेज एप्लीकेबल है, ठीक है। तो चलो काउंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5। तो यहां से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट, ये हुआ आज का हमारा प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 बेस्ड है क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जय श्री राम बोल के हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम। चलो, ए वायर ऑफ लेंथ L कैरीज ए करंट I along x एक्सिस, तो x एक्सिस में करंट फ्लो हो रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग लेंथ को ऐसे लिखेंगे L वेक्टर इक्वल टू L इंटू आई कैप। ए वायर ऑफ लेंथ L कैरीज ए करंट I along x एक्सिस। A magnetic field B vector equal to B naught I cap plus J cap plus K cap Tesla exist in space. Find magnitude of magnetic force on the wire. तो हमें इस वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ B नॉट, ये हुआ I कैप, ये हुआ J कैप, और ये हुआ K कैप। तो फोर्स का क्या एक्सप्रेशन होगा, F इक्वल टू I, ये हुआ L क्रॉस B, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से ही सॉल्व करेंगे। ये हुआ I, लेंथ हुआ L इंटू आई कैप क्रॉस, ये हुआ B नॉट, और ये हुआ आई कैप, ये हुआ J कैप, और ये हुआ K कैप। तो L और B नॉट तो कांस्टेंट है, L और B नॉट, तो L और B नॉट को हम लोग बाहर रखेंगे। ये हुआ I, ये हुआ L, और ये हुआ B नॉट, ये हुआ आई कैप क्रॉस, ये हुआ आई कैप प्लस J कैप, और ये हुआ K कैप, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में I क्रॉस I इक्वल टू J क्रॉस J इक्वल टू K क्रॉस A, K, ठीक है। सभी आता है जीरो, I क्रॉस I, J क्रॉस J, K क्रॉस K। लेकिन ये हुआ अगर मान लो I क्रॉस J या K क्रॉस J या I कैप क्रॉस K कैप, इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग करेंगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सेंस से, ठीक है। देखो ये हुआ I कैप, ये हुआ J कैप, ठीक है, चलो बनाओ, और ये हुआ K कैप। अब देखो I क्रॉस J क्लॉकवाइज, तो ये हुआ K कैप। फिर K क्रॉस J घुमा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके आगे माइनस लगाओ, और K क्रॉस J के बाद ये है I कैप, ठीक है। जिन लोगों को याद नहीं था एक बार याद करा लेना, ठीक है। तो ये हुआ I क्रॉस K भी घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हुआ माइनस J कैप। I क्रॉस J क्लॉकवाइज K कैप, ठीक है। K क्रॉस J ये हुआ माइनस I कैप, और I क्रॉस K ये भी उल्टा घूम रहा है I क्रॉस K, तो माइनस, और इसके बाद है J कैप। फिर ये हुआ I L B नॉट, फिर देखो I क्रॉस I तो जीरो, I क्रॉस I तो जीरो, फिर I क्रॉस J करो, I क्रॉस I तो जीरो, फिर I क्रॉस J कितना आ रहा है, I क्रॉस J क्लॉकवाइज, तो ये हुआ K कैप। नेक्स्ट I क्रॉस K मींस माइनस J कैप। I क्रॉस I जीरो, I क्रॉस J कितना, I क्रॉस J क्लॉकवाइज K कैप। नेक्स्ट I क्रॉस K इज माइनस J, तो ये हुआ फोर्स का वेक्टर फॉर्म। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे निकालते हैं, F इक्वल टू ये हो जाएगा I L B नॉट, और ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हुआ √2 I L B नॉट। तो ये हुआ फोर्स का मैग्नीट्यूड। हम लोग कैसे निकाल सकते हैं फोर्स के वेक्टर फॉर्म से मैग्नीट्यूड, तो एक बार देख लो। अगर मान लो ये हुआ R वेक्टर इक्वल टू A I कैप माइनस B J कैप प्लस C K कैप होता है, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा R इक्वल टू I कैप J कैप K कैप का जो कोफिशिएंट है सबको स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो I कैप का कोफिशिएंट हुआ A स्क्वायर, प्लस ये J कैप का कोफिशिएंट कितना है माइनस B, उसका होल स्क्वायर करो, तो ये हुआ B स्क्वायर, प्लस K कैप का कोफिशिएंट हुआ C, तो ये हुआ C स्क्वायर। और या इसमें हमने वही किया, K कैप का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर, और J कैप का कितना -1, तो -1 का होल स्क्वायर 1 ही आएगा। तो अल्टीमेट 1 + 1 √2 I L B नॉट। ये हुआ इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। अब हम लोग जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में, ठीक है। एक बार से कॉपी कर लो।
तो चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में, इसको मैं कर रहा हूं इरेज। देखो ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो, ए स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। एक वायर है जिसका मास है 200 ग्राम और लेंथ है 1.5 मीटर और इसमें करंट फ्लो है 2 एम्पियर। करंट का डायरेक्शन नहीं गिवन है। इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो ये वायर बीच हवा में झूल रहा है ऑटोमेटिकली इस मैग्नेटिक फील्ड की मदद से, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो देखो, अगर ये वायर बीच एयर में ऐसे झूल रहा है तो ऑब्वियसली ये इक्विलिब्रियम पर है। इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा तो ये कैसे झूलेगा बीच एयर में? इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो मींस इसके ऊपर जितना फोर्स नीचे भी वही फोर्स अप्लाई हो रहा है, सेम फोर्स। तो सर नीचे कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से इसका वेट। और ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो होगा BIL। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स BIL और वेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, तभी ये वायर इक्विलिब्रियम पे है। तो सबसे पहले विजुअलाइज करना होगा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे एनालाइज करें। एक्चुअली इस क्वेश्चन का डिस्प्यूट है कि ये बोला है ये वायर बीच हवा में झूल रहा है बाय ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी। तो अगर तुमने यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ले लिया तो देखोगे इस प्रॉब्लम को कैसे तुम बिगाड़ते हो। देखो, ठीक है, ये हुआ मान लो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल और ये हुआ करंट। करंट को तुम इस डायरेक्शन में लो या डायरेक्शन में लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से इसका जो वेट है वो है mg। तो करंट को मैं इस डायरेक्शन में ले लेता हूं, करंट है इस डायरेक्शन में तो लेंथ भी इस डायरेक्शन में होगा। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों क्या है? पैरेलल है। पैरेलल मतलब ये हुआ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और f क्या हो जाएगा? f इक्वल टू BIL साइन ऑफ 0 डिग्री। तो ये हुआ 0। ऊपर तो कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा, ग्रेविटी की वजह से ये वायर नीचे गिर जाएगा। अगर तुमने ऐसे केस लिया, ये क्वेश्चन में थोड़ा तुमको माथा अप्लाई करना होगा कि कैसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एनालाइज करें। क्वेश्चन में गिवन है कि यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में लोगे, करंट लोगे इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में। दोनों ही केस में अगर तुमने करंट को इस डायरेक्शन में लिया तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या आएगा? 180। हम लोग पहले केस में करंट को इस डायरेक्शन में ले हैं तो लेंथ को हम लोग करंट के डायरेक्शन में लेते हैं। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है? 0, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, लेंथ भी इस डायरेक्शन में है, दोनों वेक्टर पैरेलल, थीटा 0, f क्या आएगा? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से ये वायर नीचे गिर जाएगा। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझना होगा, ठीक है। तो इस केस को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो देखो, पहले हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन समझना होगा ताकि ये वायर इक्विलिब्रियम पर रहे। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि नीचे जितना फोर्स ऊपर भी उतना फोर्स। तो पहले एक काम करो, पहले ये वायर बनाओ, ठीक है। पहले ये वायर बनाओ। तो ग्रेविटी की वजह से इसका जो वेट है वो हुआ mg। अब मान लो मैं करंट ले रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो करंट हुआ इस डायरेक्शन में। अगर करंट हुआ इस डायरेक्शन में तो लेंथ वेक्टर क्या है? इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम लोग लेंथ को करंट डायरेक्शन में लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग लेंथ को करंट के डायरेक्शन में ही ले रहे हैं। अब बोलो कि अगर इसके ऊपर IBL, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, ये हुआ I इंटू B इंटू L। अगर IBL ऊपर अप्लाई हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो फोर्स कौन से डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? ग्रेविटी की वजह से इसका वेट नीचे अप्लाई हो रहा है। मैं करंट लिया इस डायरेक्शन में तो ये हुआ लेंथ वेक्टर। तो ऑब्वियसली अगर ये वायर इक्विलिब्रियम पर है तो इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से IBL। मतलब लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, तभी मैक्सिमम फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। इस केस में तो कोई डायरेक्शन नहीं गिवन है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो तुम्हें लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री लेना होगा। उस केस में फोर्स अप्लाई होता है IBL। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड को अंदर लेना होगा, ये हुआ लेंथ, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर तुम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे तो फोर्स आ रहा है IBL। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा ये, नॉर्मली इनवर्ड। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, हम लोग क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और एक बार दिखा देता हूं, करंट है इस डायरेक्शन में तो हम लोग करंट डायरेक्शन में लेंथ ले रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, ये हुआ एक वेक्टर, ये हुआ एक वेक्टर। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? बाय राइट हैंड थंब रूल। लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, थंब तुम्हें देगा मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो ये हुआ लेंथ, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, ये हुआ लेंथ, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड।
लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाया, ये हुआ थंब, और ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है IBL का डायरेक्शन जो ऊपर अप्लाई हो रहा है, और ग्रेविटी की वजह से इसका वेट नीचे mg, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं फॉर वेयर टू बी इन इक्विलिब्रियम, फॉर वेयर टू बी इन इक्विलिब्रियम हम लोग लिख सकते हैं IBL इक्वल टू ये हुआ mg, अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स। तो हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये हुआ mg डिवाइड बाई I इंटू एल। m क्या है, मास क्या है 200 ग्राम, तो ग्राम को केजी में ले जाना होगा, 200 डिवाइड बाई 1000 केजी, 0 0 गया 0 0 गया, ये हुआ 2/10, 2/10 मीन्स 1/5, तो ये हुआ 1/5 केजी। एम कितना है, एम है 1/5 ना, 2/10 1/5, तो ये हुआ 1/5। जी का वैल्यू है 10, आई का वैल्यू कितना, आई का वैल्यू है 2 एम्पियर, और लेंथ का वैल्यू क्या है, लेंथ का वैल्यू है 1.5। एक बार चेक कर लो, एम है 1/5, जी क्या है 10, आई क्या है, आई है कितना 2 एम्पियर, और एल क्या है 1.5, तो इसको काटो, 5 से काटो 2, ये 2 से काटो 2, ये हुआ 1/1.5, ये क्या घर में कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो ये घर में कैलकुलेट कर लेना, ये हुआ 1 डिवाइड बाई 1.5, ये हुआ टेस्ला, तो ये हुआ हमारा आंसर, घर में कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, ये तो अच्छा, चलो आगे कर ही देते हैं। तो इसको अगर उठाओगे, ये हुआ 2/3 मीन्स 0.67 टेस्ला। m is 1/5, g is 10, I is 2, l is 1.5, ये हुआ 2, 2 से 2 काटा, 1/1.5। ठीक है, तो ये उठाया, 5 से काटा 2, 5 से काटा 3, 2/3, 0.67 टेस्ला। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो और भी शानदार है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 3, और इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर कांसेप्ट चाहिए, जो मैं तुमको याद दिलाऊंगा। सर भूल चुके हैं, कोई बात नहीं, जय श्री राम बोलो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रॉब्लम नंबर 3। ये देखो, एक करंट कैरिंग वायर है, हर साइड का लेंथ है L, करंट फ्लो है इस डायरेक्शन में I अमाउंट ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में जो है PQ साइड के पैरेलल। हमें क्या करना है, फाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन 3 वायर सेपरेटली। इन तीनों वायर पर हमें अलग अलग फोर्स का एक्सप्रेशन चाहिए। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं आरपी साइड पर। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आरपी साइड पर। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अच्छा, हम लोग नॉर्मली दोनों वेक्टर के बीच में एंगल लेते हैं टेल टू टेल और हेड। ठीक है, ये एक बार देख लेना। ठीक है, ये हुआ एक वेक्टर का टेल, ये हुआ टेल, ये हुआ हेड, ये हुआ दूसरे वेक्टर का टेल, ये हुआ टेल, ये हुआ हेड, ये हुआ टेल, ये हुआ हेड। हम लोग टेल और टेल के बीच में एंगल लेते हैं, और या हम लोग ऐसे करते हैं हेड और हेड के बीच में एंगल। ये हुआ टेल, ये हुआ हेड, ये हुआ दूसरे वेक्टर का टेल, दूसरे वेक्टर का हेड। ठीक है, तो हम लोग टेल और टेल या हेड के बीच में एंगल लेते हैं। ठीक है, टेल और हेड के बीच में हम लोग एंगल नहीं लेते हैं। तो इस कंसेप्ट को हमें इस प्रॉब्लम में अप्लाई करना है। इक्वेटोरियल ट्रायंगल मतलब हर एक एंगल क्या है, 60 डिग्री है। तो पहले हम लोग पी आर साइड का बात कर रहे हैं। पी आर मतलब देखो, पी आर मतलब करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो हुआ इस डायरेक्शन में। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड है पी क्यू साइड के पैरेलल, तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सर, लेंथ कौन से डायरेक्शन में है, लेंथ है इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है उसी डायरेक्शन में लेंथ है। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल हुआ 60 डिग्री, तो ये भी एंगल हुआ 60 डिग्री। अब सर लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या 60 डिग्री ले सकते हैं? नहीं। ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट हुआ इस वेक्टर के लिए हेड और इस वेक्टर के लिए टेल, तो टेल और हेड के बीच में हम लोग एंगल नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग लेंथ वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे। ठीक है, हम लोग लेंथ वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे। ये हुआ लेंथ वेक्टर। ठीक है, तो ये हुआ लेंथ वेक्टर, और ये पूरा कितना है 180, तो ये हुआ 120 डिग्री। ये हुआ, ये वाला पॉइंट हुआ लेंथ वेक्टर के लिए हेड, और ये वाला पॉइंट हुआ मैग्नेटिक फील्ड के लिए टेल। लेकिन हम लोग टेल और हेड के बीच में एंगल नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग क्या किया, लेंथ वेक्टर को थोड़ा सा आगे खिसकाया। अब देखो, ये एंगल है लेंथ वेक्टर के टेल और मैग्नेटिक फील्ड के टेल के बीच में एंगल, तो इसको हमें यूज करना होगा। तो ये हुआ थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस केस में फोर्स बन जाएगा BIL साइन ऑफ
साइन ऑफ 120 डिग्री। तो साइन 120 कितना होता है, साइन 120 बनेगा साइन 1 इंटू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगर अच्छा फास्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये हुआ BIL, फास्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा फास्ट क्वाड्रेंट नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, 1 है तो ये हुआ ऑड, तो ये हुआ कॉस, और 1 इंटू 90 प्लस 30 फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव है तो ये हुआ cos 30 मीन साइन 60, ये हुआ BIL, ये हुआ √3/2, तो ये हुआ √3/2 इंटू BIL। अब डायरेक्शन कैसे निकाले, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, थंब तुम्हें देगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो ये मैंने लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाया, फोर्स आ रहा है बोर्ड से बाहर, मतलब नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। तो ये हुआ नॉर्मली आउटवर्ड्स, ये हुआ नॉर्मली आउटवर्ड्स। अब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन का बात करेंगे। अब हम लोग अच्छा इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब हम लोग PQ साइड के ऊपर डायरेक्शन तो नहीं फोर्स का, ये हुआ PQ, तो PQ साइड पर ये हुआ करंट और मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, तो ये हुआ लेंथ वेक्टर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, 0, तो इस केस में फोर्स बन जाएगा 0 क्योंकि साइन 0 0 है, ठीक है। लास्ट बचा Q वर्ड साइड में ये हुआ करंट, तो लेंथ भी हुआ इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब सर हम लोग कौन सा एंगल है, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो ये है, ये वाला एंगल तुम नहीं ले सकते क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा हेड, तो ये हुआ एंगल 60 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल तुम तभी ले सकते हो टेल और टेल या हेड और हेड। अगर तुमने 60 डिग्री वाला एंगल लिया तो ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के लिए ये पॉइंट बन जाएगा हेड और लेंथ वेक्टर के लिए ये पॉइंट बन जाएगा टेल, तो हेड और टेल के बीच में हम लोग एंगल नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा आगे खिसकाए। अब देखो ये एंगल हुआ 120 डिग्री, मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये हुआ वेक्टर जो है टेल, लेंथ वेक्टर के लिए भी ये हुआ टेल, तो फिर से थीटा क्या आया, थीटा आया 120 डिग्री। इस केस में फोर्स क्या होगा, BIL साइन ऑफ 120, और साइन 120 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये हुआ √3/2 BIL। डायरेक्शन साइन 120 हमने निकाल लिया, √3/2 BIL। डायरेक्शन लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, ये थंब आ रहा है नॉर्मली इनवर्ड, तो ये हुआ नॉर्मली इनवर्ड, तो ये हुआ नॉर्मली इनवर्ड्स। अब मैं एक क्वेश्चन इसके साथ एडिशन करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर नेट कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, नेट कितना फोर्स, वो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन एडिशन किया, ठीक है। तो नेट फोर्स आ रहा है √3/2 BIL, ठीक है, और ये हुआ माइनस √3/2 BIL, माइनस प्लस क्यों लिया, देखो इस साइड के ऊपर फोर्स है 0, इस साइड के ऊपर फोर्स आ रहा है √3/2 BIL, ये हुआ आउटवर्ड्स, इस साइड के ऊपर फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। ये हुआ लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड हाथ घुमाओ, ये हुआ आउटवर्ड, और इस साइड पर फोर्स लग रहा है इनवर्ड, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ, ये हुआ इनवर्ड, तो इस साइड पर फोर्स 0, इस साइड पर फोर्स अप्लाई हो रहा है आउटवर्ड, और इस साइड पर फोर्स क्या है इनवर्ड। दोनों साइड पर फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। इस साइड के ऊपर फोर्स है √3/2 BIL आउटवर्ड, और इस साइड पर क्या है इनवर्ड, देख सकते हो। तो दोनों साइड पर फोर्स क्या है, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो एक को प्लस ले सकते हो दूसरे को माइनस, तो ऑब्वियसली नेट फोर्स आएगा 0। इसका शॉर्ट कंसेप्ट ये है कि एक क्लोज्ड लूप को जब हम लोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर नेट फोर्स आता है 0, ये कंसेप्ट ध्यान में रखना। अगर एक क्लोज लूप को अगर हम लोग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो उसके ऊपर नेट फोर्स आएगा 0, ठीक है। इफ ए क्लोज लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन द नेट फोर्स ऑन द लूप बिकम 0। इस क्वेश्चन में तुम्हें नेट फोर्स नहीं निकालने को बोला था, तीनों साइड के ऊपर अलग अलग फोर्स निकालने को बोला था, जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम। इसको कॉपी करो, हम लोग जाएंगे और एक बेहतरीन प्रॉब्लम में जो नीट में भी आ चुका है। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, सब वैरायटी ऑफ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।
तो ये हुआ आज का हमारा थर्ड प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम मैंने लिया है एनसीईआरटी से। लेकिन ये प्रॉब्लम क्लास 12, नीट, जेईई मेंस हर एक सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम के माथे के ऊपर एटलीस्ट 2-3 स्टार मार लो, और इस क्वेश्चन में हमें बहुत सारा नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। तो चलो एक बार रीड करते हैं प्रॉब्लम को। ऑन ए स्मूथ प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, तो एक इंक्लाइंड प्लेन है जहां पर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ए थिन करंट कैरिंग मेटालिक रॉड इज प्लेस्ड पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो एक करंट कैरिंग मेटालिक रॉड को हमने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर रखा है, और ये जो रॉड है वो है पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो चलो पहले डायग्राम बनाते हैं और फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हुआ इंक्लाइंड प्लेन, ये हुआ इंक्लाइंड प्लेन, और ये एंगल है थीटा जो क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। तो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर हम लोग एक करंट कैरिंग मेटालिक रॉड को प्लेस कर रहे हैं, और वो है हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ पैरेलल। तो इस प्रॉब्लम में हमें ऐसे ही डायग्राम करना होगा। सर हमने यू डायग्राम क्यों किया? देखो ये प्रॉब्लम हमने ऐसे ही सीखा है, तो आपको भी ऐसे ही सीखना होगा, क्योंकि अगर उल्टा पुल्टा डायग्राम करोगे तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमने ये हुआ करंट कैरिंग रॉड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा करंट कैरिंग रॉड, ठीक है। देखो ये हुआ करंट कैरिंग रॉड जो हमने हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के साथ पैरेलली प्लेस किया है। तो ये हुआ हमारा करंट कैरिंग रॉड, और हमने माना करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। The plane is located in a uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला in the vertical direction। तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.15 टेस्ला। अगर तुमने करंट कैरिंग रॉड को ऐसे डायग्राम नहीं बनाया तो तुम मैग्नेटिक फील्ड को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और अगर रिप्रेजेंटेशन तुमने ठीक से नहीं किया तो प्रॉब्लम को भी तुम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रॉब्लम में हमें वेक्टर रेजोल्यूशन करना होगा। तो ये हुआ करंट कैरिंग रॉड, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड हुआ वर्टिकल, मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म। और क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ करंट कैन द रॉड रिमेन स्टेशनरी, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द रॉड इज 0.3 kg पर मीटर। ये हुआ m/l जो है 0.3 kg पर मीटर। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि करंट के कौन से वैल्यू के लिए रॉड स्टेशनरी सिचुएशन में रहेगा। स्टेशनरी मतलब इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मींस नेट फोर्स जीरो। तो करंट का हमें वैल्यू फाइंड करना है ताकि ये रॉड इक्विलिब्रियम पर रहे। अब इक्विलिब्रियम पर क्या होता है? नेट फोर्स जीरो। तो सबसे पहले ढूंढो कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसके बाद तुम वेक्टर रेजोल्यूशन करो या जो भी करो, पहले सबसे ढूंढो कि कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन का प्रॉब्लम हमने क्लास 11 में लॉज ऑफ मोशन में सीखा है। देखो तो ये हुआ करंट कैरिंग रॉड। सबसे पहले तो वेट का तुम कंपोनेंट बनाओ, ठीक है। चलो तो ये हुआ। अच्छा तो ग्रेविटी की वजह से वेट नीचे अप्लाई हो रहा है, ये हुआ mg। तो ये हुआ m इंटू जी। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये वाला एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होता है। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये वाला भी एंगल थीटा होता है। तो हमने mg का ये वाला कंपोनेंट बना, ये हुआ mg cos थीटा, और mg का ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ? ये हुआ mg sin थीटा। ये हुआ mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा है, mg cos थीटा, mg sin थीटा। अब तुम्हें वो वाला फोर्स एनालाइज करना होगा, करंट कैरिंग रॉड प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑब्वियसली ये करंट कैरिंग रॉड है और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ढूंढो कि BIL। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स का IBL, और ये हुआ साइन थीटा। मैंने माना करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में। हम लोग लेंथ को लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हुआ लेंथ, ये हुआ लेंथ, और ये हुआ करंट। एंगल कितना है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में? ये हुआ लेंथ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हुआ एंगल लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो मैक्सिमम फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये हुआ IBL। तो रिप्रेजेंटेशन ये 100% करेक्ट है। करंट जा रहा है ऐसे बोर्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, और लेंथ को हम लोग लेते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ये हुआ लेंथ और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90, तो F हुआ IBL, और ये फोर्स अप्लाई हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब इस फोर्स का तुम्हें डायरेक्शन ढूंढना होगा। चलो डायरेक्शन ढूंढते हैं। चलो तो देखो ये हुआ लेंथ और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हुआ लेंथ,
ये हुआ लेंथ और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। मैं और एक पेन ले लेता हूं, चलो दिखाता हूं, रुको। ठीक है, तो ये हुआ लेंथ, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये हुआ लेंथ और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाते हैं, तो ये हो रहा है करंट। ठीक है, तो ये हुआ करंट, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या आ रहा है इस डायरेक्शन में, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, ये हुआ आई बी इंटू एल। ठीक है, और एक बार दिखाता हूं, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो लेंथ है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इधर। हम लोग कैसे डायरेक्शन निकालते थे, तुम इस केस में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को भी यूज कर सकते हो, क्योंकि लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, या ऑलवेज तुम राइट हैंड थंब रूल का भी यूज कर सकते हो। तो हम लोग यूज कर राइट हैंड थंब रूल। ये हुआ लेंथ, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो अरे 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 गिर गया, रुको रुको, पेन ही गिर गया। तो ये हुआ लेंथ, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ घुमाओ और ये फोर्स आ रहा है इस तरफ। फिर इसका रेजोल्यूशन करो, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट बनाओ, ये हुआ आई बी एल कॉस थीटा, और इसका ये वाला जो कंपोनेंट हुआ, ये हुआ आई बी एल और ये हुआ साइन थीटा। ठीक है, ये हुआ आई बी एल, ये एंगल है थीटा, सिमिलर एंगल आई बी एल कॉस थीटा, आई बी एल साइन थीटा। और एक फोर्स तुम अगर चाहे तो एनालाइज कर सकते हो, ये वाला इंक्लाइन प्लेन इस रॉड के ऊपर इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये रॉड के ऊपर इंक्लाइन प्लेन से आ रहा है नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में। तो अब हमने एनालाइज कर लिया कि कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, और एक बार विजुअलाइज कर देता हूं। ये हुआ mg, ये एंगल है थीटा, तो ये हुआ mg cos थीटा। ठीक है, ये हुआ mg cos थीटा, और mg cos थीटा का परपेंडिकुलर mg sin थीटा। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स, ये हुआ ibl। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हुआ, ibl cos थीटा, ibl sin थीटा, ibl cos थीटा के परपेंडिकुलर ibl sin थीटा। और इस इंक्लाइन प्लेन से रॉड के ऊपर अप्लाई हो नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो, अगर रॉड इक्विलिब्रियम में है तो ये mg sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट इक्वल होगा, तभी ये रॉड स्टेशनरी कंडीशन अटेन करेगा, मतलब ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या होगा, फॉर रॉड टू बी, इसको मैं साइड कर देता हूं, फॉर रॉड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा IBL cos थीटा। इसको भी थोड़ा साइड करा देता हूं। अच्छा, इसको तो मैं इरेज कर ही सकता हूं, रुको, जस्ट इन दोनों फोर्स को इक्वल कर दो, आ जाएगा आंसर। तो ये हुआ IBL cos थीटा, ये हुआ IBL cos थीटा, और इसके साथ ये हुआ mg sin थीटा, ये हुआ mg sin थीटा। तो ये हुआ, कौन सा काटेगा, कुछ काटेगा नहीं, कुछ नहीं काटेगा। तो ये हुआ I इक्वल टू mg sin थीटा डिवाइडेड बाई ये हुआ b इंटू एल, और ये हुआ cos थीटा। अब देखो, m बाई एल तो गिवन है, ये हुआ m बाई एल, और ये हुआ g बाई b, और sin थीटा बाई cos थीटा, ये हुआ tan थीटा। तो m बाई एल ये आ रहा है 0.3, g का वैल्यू है 10, और ये तुम पुट कर सकते हो tan 30, और ये नीचे कितना हुआ, नीचे b है 0.15 टेस्ला। तो इसको आगे कैलकुलेट, tan 30 मीन्स tan 30 मीन्स ये होता है 1/√3, √3 का वैल्यू है 0.57। तो ये हुआ 0.3 इंटू 10 3, ये हुआ 0.57, और ये हुआ 0.15। इसको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं, रुको। ये कितना आता है, ये आता है ऑलमोस्ट 3 इंटू 0.57 डिवाइडेड बाई 0.15, ये आता है 11.4। तो ये हुआ करंट का वैल्यू ऑलमोस्ट 11.4 एम्पियर, 11.4 एम्पियर। अब सर ये दोनों फोर्स का क्या हुआ, अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहता है तो IBL cos थीटा और mg sin थीटा इक्वल हो रहा है। अब सर ये दोनों फोर्स का क्या हुआ, IBL sin थीटा, mg cos थीटा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन एडिशन हो सकता है फ्यूचर में एडिशन हो सकता है। ठीक है, इस रॉड के ऊपर इंक्लाइन प्लेन से कितना नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं इस केस में, देखो ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन, और ये हुआ इन, इस डायरेक्शन में इन है, और इस डायरेक्शन में ये हुआ IBL, ये हुआ IBL sin थीटा, प्लस ये हुआ
जी कॉस थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा और एक बार लिख देते हैं, रुको। जो नेट नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, ठीक है, ये हुआ, कहां पर लिखूं, यहां पर लिख देता हूं, n इक्वल टू ये हुआ, n इक्वल टू ये हुआ एम जी कॉस थीटा, ये हुआ एम जी कॉस थीटा प्लस ये हुआ आई बी एल और ये हुआ साइन थीटा। तो ये हुआ रॉड के ऊपर नेट नॉर्मल रिएक्शन। आई बी एल साइन थीटा आ रहा है करंट के वजह से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और एम जी कॉस थीटा आ रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो ये हुआ नेट नॉर्मल रिएक्शन। ये क्वेश्चन फ्यूचर में बन सकता है। तो एम जी साइन थीटा आई बी एल कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है और एन इन दोनों को बैलेंस कर रहा है, आई बी एल साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। तो क्वेश्चन को कॉपी करो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ठीक है, चलो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में जाने से पहले हम लोग फिर से एक थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद जाएंगे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स में। तो टॉपिक है हमारा फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। इसका फॉर्मूला तुम लोग जानते ही हो, फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देता हूं। करंट्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो ये है दोनों इनफाइनाइट वायर और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है R, और इसमें करंट फ्लो रहा है I1 और इसमें करंट फ्लो रहा है I2। देख सकते हो दोनों ही सेम डायरेक्शन में है करंट। तो जब दोनों वायर में करंट फ्लो रहा है सेम डायरेक्शन में, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। लेकिन इस केस में क्या होता है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है और इस वायर के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में है। मतलब जब दोनों करंट कैरिंग वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स अप्लाई होता है वो होता है अट्रैक्टिव। मतलब एक वायर दूसरे वायर को अट्रैक्ट कर रहा है उसकी तरफ, ये वायर इस वायर को अट्रैक्ट कर रहा है इस तरफ, और ये वायर इस वायर को अट्रैक्ट कर रहा है इस तरफ। दोनों ही वायर में क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है म्यू नॉट I1 I2 2 पाई R। दोनों ही वायर में फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन सेम है। लेकिन अगर इन दोनों वायर में देख सकते हो करंट फ्लो रहा है ऑपोजिट सेंस में, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन तो सेम है, लेकिन इस केस में फोर्स बन जाता है रिपल्सिव। मतलब ये वायर इस वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये वायर इस वायर के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो दोनों वायर में जब करंट फ्लो रहा है सेम डायरेक्शन में, फोर्स है अट्रैक्टिव, और जब इन दोनों वायर में करंट फ्लो रहा है ऑपोजिट सेंस में, तो ये फोर्स बन जाता है रिपल्सिव। लेकिन इन दोनों केस में ही फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन सेम होता है। इन दोनों वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। इस केस में भी इन दोनों वायर पर फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन है म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। ठीक है, तो ये याद रखना, सेम करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट ईच अदर, और ये बोल सकते हो जब ऑपोजिट करंट कैरिंग वायर रिपेल ईच अदर। तो कॉपी कर लो, चलते हैं हमारे न्यूमेरिकल में। तो चलो 1 2 3 4 5। तो ये हुआ आज का हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल, और ये प्रॉब्लम में हमें कंसेप्ट यूज करना है। ये 3 है पैरेलल करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट फ्लो रहा है I, इसमें 3I, इसमें 4I। ये दोनों वायर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है और ये वाला वायर में करंट ऑपोजिट सेंस में फ्लो रहा है। ये हुआ वायर नंबर 1 2 3। इन दोनों के बीच में सेपरेशन है R और इन दोनों के बीच में सेपरेशन है 2R। हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन कंडक्टर 1। तो इन दोनों वायर के वजह से वायर नंबर 1 पर मैग्नेटिक फील्ड का हमें चाहिए नेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और उसके साथ हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर 2। तो फिर वायर नंबर 1 और वायर नंबर 3 के वजह से वायर नंबर 2 पर हमें मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायर नंबर 1 पर 2 और 3 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। अब मैं एक क्वेश्चन तुमसे पूछता हूं, इनफाइनाइट वायर की वजह से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन बनता है, वो होता है म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R। याद है तो ये है एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, ये हुआ इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, तो BP क्या हो गया, BP हुआ म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R। डायरेक्शन कैसे फाइंड करें, बाय राइट हैंड थंब रूल। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये 4 उंगली को उस डायरेक्शन में प्लेस करो और हाथ घुमा दो, थंब तुम्हें देगा मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। तो ये करंट फ्लो रहा है इस डायरेक्शन में, पॉइंट है इधर, मैंने घुमा दिया, थंब आ रहा है बोर्ड के अंदर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड। तो ये मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं BP क्रॉस। तो ये कंसेप्ट ही इस प्रॉब्लम में यूज करना है। तो एक बार स्टार्ट करो फटाफट, तब तक मैं इस क्वेश्चन को एक बार इरेज कर लेता हूं।
तो मैं पहले वायर नंबर 2 के वजह से वायर नंबर 1 पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूंगा। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, ये बन जाएगा म्यू नॉट, करंट क्लियर फ्लो है 3I, ये हुआ म्यू नॉट इंटू 3I डिवाइड बाई ये होता है 2 पाई और ये होता है सेपरेशन और ये बन जाएगा R, ये हुआ R। ठीक है, और साथ में डायरेक्शन भी निकाल लेते हैं। देखो करंट है, इस करंट फ्लो इस डायरेक्शन में और इस वायर के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो, कोई एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन निकालो। तो ये हुआ करंट और पॉइंट है इधर, मैंने हाथ घुमाया, थंब आ रहा है इनवर्ड्स, थंब आ रहा है इनवर्ड्स, तो ये पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स। ठीक है, इस वायर के वजह से, इस वायर के वजह से, इस वायर के इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड्स। ये तो है मैग्नीट्यूड म्यू नॉट, 3I सेपरेशन क्या है 2 पाई R, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है इस वायर में करंट फ्लो इस डायरेक्शन में, पॉइंट है ये, तो ये मैंने 4 उंगली को इस डायरेक्शन में प्लेस किया और करंट और पॉइंट है इधर, तो ये मैंने हाथ घुमाया, थंब आ रहा है इनवर्ड्स, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा क्रॉस। ठीक है, ये हुआ क्रॉस। ठीक है, तो ये कितना आया, ये हुआ 3 म्यू नॉट I डिवाइड बाई ये हुआ 2 पाई R जो है क्रॉस, मतलब नॉर्मली इनवर्ड। फिर हम लोग वायर नंबर 1 पर फिर से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे 3 नंबर वायर की वजह से। तो ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर नंबर 3। फॉर्मूला क्या है, ये हो जाएगा म्यू नॉट, करंट क्या फ्लो हो रहा है 4I, करंट क्या फ्लो हो रहा है 4I, और ये हुआ सेपरेशन 2 पाई, सेपरेशन 2R प्लस R, ये हुआ 3R, तो ये हुआ 4 म्यू नॉट I डिवाइड बाई ये कितना हुआ 6 पाई R, ये हुआ 6 पाई R। तो इसको बेटर मैं ऐसे लिखता हूं, देखो ये हुआ 4 म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R इंटू 3, इसको मैं ऐसे ही लिखता हूं। अब देखो डायरेक्शन चेक करो, फिर से तुम इस वायर के वजह से इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालो। देखो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में और पॉइंट है इधर, तो मैंने हाथ घुमाया, थंब आ रहा है आउटवर्ड्स, थंब आ रहा है आउटवर्ड्स, तो ये हुआ डॉट, ये हुआ डॉट। इस वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड, देखो ये हुआ करंट और ये मैंने हाथ घुमाया, ये मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनवर्ड्स, लेकिन इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स, तो ये है करंट, ये मैंने हाथ घुमाया, थंब आ रहा है आउटवर्ड्स, तो ये मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा ऐसे। ठीक है, अब देखो वायर नंबर 2 और वायर नंबर 3 की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, ऑपोजिट है, इक्वल तो नहीं है, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशन इक्वल नहीं है। तो कौन ज्यादा है सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करो, नेट मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये हुआ 3 म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ये कितना हो रहा है ऑलमोस्ट म्यू नॉट I बाई 2 पाई R को कांस्टेंट रखो, तो ये हुआ, देखो ये हुआ म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R और ये हो रहा है 4/3, ये हुआ डॉट, डॉट मतलब आउटवर्ड्स। देखो म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ये कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 3 और ये हुआ 4/3, 4/3 मतलब 1.33, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B12 माइनस B13, तो ये हुआ नेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन वायर 2, ये बन जाएगा B नेट, ज्यादा कौन सा है, ज्यादा है B12, तो ये हुआ B12 माइनस ऑफ B13, ये बनेगा 3 म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R, इसीलिए मैंने ये वाला टर्म को मल्टीप्लाई नहीं किया था, तो ये हुआ म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, ये हुआ म्यू नॉट I बाई 2 पाई R इंटू ये हुआ 4/3। तो देखो दोनों टर्म से म्यू नॉट I बाई 2 पाई R को मैं कॉमन ले सकता हूँ, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R और ये हुआ 3 माइनस ऑफ 4/3, तो ये हुआ म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R, ये हुआ 3 इंटू 3 9 माइनस 4 डिवाइड बाई 3, ये हुआ 5/3 म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R। एक बार चेक करके देता हूं, म्यू नॉट इंटू 3I डिवाइड बाई 2 पाई R, 3 म्यू नॉट I बाई 2 पाई R, म्यू नॉट 4I और ये हुआ 2 पाई 3R, 4 म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 3 म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 पाई R, ये हुआ 4/3,
तो ये ज्यादा है, तो इसलिए हम लोग नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए B12 माइनस B13 कर रहे हैं। 3 म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, 4/3, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, 3 माइनस 4/3, 9 माइनस 4, 5/3 बाई 2 पाई आर। तो ये हुआ नेट मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग इस लिख सकते हैं 5 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 3 इंटू 2, ये हुआ 6 पाई आर। 5 म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 6 पाई आर, और नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इनवर्ट्स, क्योंकि B12 ज्यादा है। ऑब्वियसली जो ज्यादा होगा नेट मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा, मतलब वायर नंबर 1 पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्मली इनवर्ट्स। ठीक है, इसको चाहे ऐसे लिखो या नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखो ऐसे, नॉर्मली इनवर्ट्स। ये हुआ नॉर्मली इनवर्ट्स, तो ये हुआ बी नेट। ठीक है, ये हुआ बी नेट ऑन वायर नंबर 1, ये हुआ बी नेट ऑन वायर नंबर 1। इसको कॉपी करो। नेक्स्ट हम लोग ये फाइंड करेंगे कि वायर नंबर 2 पर मैग्नेटिक फोर्स का क्या एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो चलो अब हम लोग नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2। तो अब हमें इन दोनों वायर के वजह से, वायर नंबर 1 और वायर नंबर 3 की वजह से वायर नंबर 2 पर मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन चाहिए। ये दोनों पॉइंट में इरेज कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, अब डॉट क्रॉस हटा दिया। अब देखो बेसिकली ये दोनों वायर और ये दोनों वायर को कंसीडर करो। क्या हम लोग जानते हैं कि पैरेलल करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट और एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर रिपेल। तो देखो पहले हम लोग वायर नंबर 1 और वायर नंबर 2 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट, फॉर्मूला क्या होता है I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये हुआ I इंटू 3I, ये हुआ I इंटू 3I डिवाइड बाई ये हुआ 2 पाई, और ये सेपरेशन क्या है, ये है R। और इस केस में हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ नहीं निकालने को बोला है, इस केस में हमने निकालने को बोला है मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर 2। तो हमने ये कंसीडर किया तो इस वायर के एल लेंथ के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन क्या है, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई आर। तो फोर्स क्या हो जाएगा, इस एक्सप्रेशन के साथ जस्ट एक लेंथ मल्टीप्लाई होगा, और ये हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि इस वायर का एल लेंथ के ऊपर ये है फोर्स। ठीक है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन क्या था, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर। तो फोर्स क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये लेंथ को इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस केस में हमने फोर्स निकालने को बोला है, तो हमने ये वाला फोर्स निकाला, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1 ऑन ए लेंथ L। वायर नंबर 1 वायर नंबर 2 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हमने लिखा, और ये वाला फोर्स है एल लेंथ के लिए। एल लेंथ हमने ये लिया है वायर नंबर 2 का। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। अब डायरेक्शन फाइंड करना है और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमने ये फाइंड किया, तो डायरेक्शन, अच्छा पहले ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। ये हुआ 3 म्यू नॉट, और ये हुआ L, और ये हुआ I स्क्वायर, और ये हुआ 2 पाई आर। अब देखो ये वायर इसको रिपेल करेगा क्योंकि एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर रिपेल, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। रुको, तो ये हुआ इस वायर के ऊपर फोर्स, ये हुआ इस वायर के ऊपर फोर्स जो है फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, क्योंकि ये वाला और ये वायर दोनों एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर है। एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ऑब्वियसली ये वाला वायर इस वायर को इस साइड में रिपेल कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग इस वायर के वजह से इस वायर के ऊपर फोर्स निकालेंगे, फिर भी हमें एल लेंथ ही कंसीडर करना है। ठीक है, तो ये हुआ फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर नंबर 3। ये हो जाएगा म्यू नॉट, करंट क्या है 3I और 4I, तो ये हुआ 3I और ये हुआ 4I। सेपरेशन क्या है, ये हुआ 2 पाई, सेपरेशन है 2R, ये हुआ 2R, तो ये हुआ 3 इंटू 4 12। अच्छा, एक लेंथ, और हम लोग ये फोर्स निकाल रहे हैं इस वायर के एल लेंथ के ऊपर। ठीक है, जैसे हमने फास्ट एक्सप्रेशन में किया वही हम लोग सेकेंड एक्सप्रेशन में भी कर रहे हैं। फास्ट एक्सप्रेशन में हमें इस वायर के लेंथ एल के ऊपर फोर्स निकाला इस वायर के वजह से। सेकेंड केस में हम लोग सेम ही कर रहे हैं, इस वायर के एल लेंथ के ऊपर हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं इस वायर के वजह से। ठीक है, चलो, तो ये हुआ कितना, यार ब्लू पेन क्यों लिख रहा हूं, ये हुआ 12, ये हुआ 12 म्यू नॉट, ये हुआ I स्क्वायर, ये हुआ L, और ये हुआ 4 पाई इंटू R।
ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। अच्छा, 3/2 ये 4 से काटो, ये हुआ 3, ये हुआ 3 म्यू नॉट, ये हुआ आई स्क्वायर एल और ये हुआ पाई इंटू आर। अब देखो इन दोनों वायर में भी करंट क्या हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये वाला वायर भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है। तो ये हुआ फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 3। ये वाला वायर इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, और ये वाला वायर भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 3। अब देखो ये दोनों फोर्स तो ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन कैंसिल आउट तो नहीं होगा क्योंकि इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो ज्यादा कौन सा है, म्यू नॉट एल आई स्क्वायर बाई पाई आर, म्यू नॉट एल आई स्क्वायर पाई आर। ये दोनों टर्म दोनों एक्सप्रेशन में सेम है, लेकिन ये ज्यादा है क्योंकि देखो 3/2 क्या है 1.5, और चना ये ज्यादा है, 3/2 मीन्स 1.5 और ये हुआ 3। तो नेट फोर्स क्या बन जाएगा, नेट फोर्स हुआ, ये हुआ नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन वायर 2। तो ये हुआ एफ नेट और ये हुआ वायर 2। ज्यादा कौन सा है, ये वाला, तो ये हुआ F23 माइनस F21, ये हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई स्क्वायर एल डिवाइड बाई पाई आर माइनस 3/2, और ये हुआ म्यू नॉट आई स्क्वायर एल डिवाइड बाई पाई आर। तो ये हुआ म्यू नॉट आई स्क्वायर एल डिवाइड बाई पाई आर, और ये हुआ 3 माइनस 3/2। एक्चुअली देखो 3 माइनस 3/2 कितना आएगा, 3/2 इज कितना 1.5, तो 3 माइनस 1.5 इज 1.5, और 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 3/2 म्यू नॉट आई स्क्वायर एल डिवाइड बाई पाई इंटू आर। 3 माइनस 1.5 कितना आएगा 1.5, और 1.5 बिकम्स 3/2। तो ये हुआ वायर नंबर 2 के ऊपर नेट फोर्स। डायरेक्शन कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, F23, तो ये हुआ इस वायर के ऊपर इस डायरेक्शन में हुआ, ये हुआ एफ नेट, ये हुआ इस वायर के ऊपर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स, ऑब्वियसली क्योंकि F23 F21 से ज्यादा है। ठीक है, तो ये हुआ एफ नेट ऑन वायर 2, और ये प्रॉब्लम सीबीएसई के एक बार बोर्ड एग्जाम में आया था, तो इस प्रॉब्लम के माथे के ऊपर भी 2 या 3 स्टार मार लो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल में जो और भी शानदार और भी कंसेप्चुअल होने वाला है, तो चलो कॉपी करो इसको। तो ये हुआ आज का हमारा 6 न्यूमेरिकल, और ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है। इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर एडिशन कंसेप्ट चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, डायग्राम देख के डरना नहीं है। An arrangement of 3 parallel straight wires placed perpendicular to the plane of paper carrying same current I along the same direction। तो 3 पैरेलल करंट कैरिंग वायर है जो प्लेन ऑफ पेपर के साथ परपेंडिकुलर है, और तीनों वायर में सेम करंट फ्लो हो रहा है अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो मैंने मान लिया कि तीनों वायर में आई करंट फ्लो हो रहा है। देख सकते हो दोनों वायर के बीच में सेपरेशन है डी, और इन दोनों वायर के बीच में सेपरेशन है डी। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मैंने माना कि इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है, और इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है। तीनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में ऐसे, इस वायर में ऐसे, इस वायर में ऐसे, तीनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, और सेम करंट फ्लो हो रहा है। इन दोनों वायर के बीच में सेपरेशन है डी, इन दोनों वायर के बीच में सेपरेशन है डी। क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन द मिडिल वायर बी। तो इस वायर के ऊपर इन दोनों वायर की वजह से हमें नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए। सी वायर और ए वायर की वजह से बी वायर पर हमें नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए बी वायर पर। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में ना, सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला वायर इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वाला वायर इसको अट्रैक्ट करेगा। ये मैंने माना कुछ फोर्स है, ये वाला मैंने माना एफ, ये हुआ एफ बी, और एफ फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी। ठीक है, ये दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में। तो अगर करंट फ्लो होता है सेम डायरेक्शन में तो फोर्स क्या होता है, अट्रैक्टिव, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरेलल करंट कैरिंग वायर अट्रैक्टिव ईच अदर। तो ये दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है सेम डायरेक्शन में, ये वायर इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वैल्यू हम लोग बाद में लिखते हैं। और ये दोनों वायर भी देखो, ये दोनों वायर भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला वायर भी इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, ये वाला वायर भी इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, और वो हो जाएगा फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी।
ये वाला वायर इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला वायर इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इन दोनों वायर में भी सेम करंट फ्लो हो रहा है और सेम डायरेक्शन में, तो पैरेलल करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट, ठीक है। तो ये वाला वायर इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। सिंपल, ये दोनों फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो, वेक्टर एडिशन करो, बात खत्म, ठीक है। तो फोर्स BC, ये हुआ फोर्स ऑन वायर B ड्यू टू C। ये बन जाएगा कितना, फोर्स पर यूनिट लेंथ का एक्सप्रेशन क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई r। तो तुम फोर्स पर यूनिट लेंथ को ऐसे स्मॉल f से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये हुआ स्मॉल f और ये भी हुआ स्मॉल f, क्योंकि हमें फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, तो कैपिटल F तो फोर्स बनता है, इसलिए हम लोग फोर्स पर यूनिट लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये हुआ स्मॉल f, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर B ड्यू टू वायर C। पर यूनिट लेंथ में B वायर के ऊपर C वायर कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, देखो। तो करंट क्या है, I, तो ये हुआ म्यू नॉट, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई r। तो इसमें भी I, इसमें भी I, तो म्यू नॉट I इंटू I डिवाइड बाई सेपरेशन कितना है 2 पाई इंटू d। तो ये हुआ म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई d। और ये हुआ फोर्स ऑन B ड्यू टू वायर A पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसमें भी देखो, इन दोनों वायर में भी करंट क्या है, सेम डायरेक्शन, सेम करंट, I इंटू I, सेपरेशन D है। तो ये मैं लिखूंगा म्यू नॉट I इंटू I डिवाइड बाई सेपरेशन 2 पाई d। और ये हुआ म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई d। दोनों ही वायर में क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है, सेम है। तो अब हमें वेक्टर एडिशन करना होगा, ठीक है। इन दोनों फोर्स पर यूनिट लेंथ के बीच में एंगल कितना है 90, तो वेक्टर एडिशन करो। ये हुआ F नेट, ये हुआ F नेट, फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ट्वाइस AB कॉस थीटा होता है। तो ये हुआ FBC का स्क्वायर, ये हुआ FBA का स्क्वायर, और ये हुआ ट्वाइस FBC, ये हुआ FBA, और ये हुआ cos 90 डिग्री। तो ये हुआ अंडर रूट, ये हुआ F स्क्वायर, ये हुआ F स्क्वायर, और ये टर्म तो पूरा जीरो, ठीक है। तो ये हुआ 2F स्क्वायर, और ये हुआ रूट 2F, और ये हुआ रूट 2। स्मॉल f कितना है, स्मॉल f है म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई d। रूट 2 से 2 काटो, ये हुआ रूट 2, और ये हुआ म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई रूट 2 इंटू पाई d। एक बार चेक कर लेते हैं, 2f स्क्वायर रूट 2f, रूट 2 f इज म्यू नॉट I स्क्वायर डिवाइड बाई 2 पाई d। रूट 2 से 2 काटा, रूट 2 म्यू नॉट I स्क्वायर बाई रूट 2 पाई d। तो C वायर और A वायर के वजह से B वायर के ऊपर नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ जो आ रहा है वो है म्यू नॉट I स्क्वायर बाई रूट 2 पाई d। हमने ये क्यों किया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसको वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुआ म्यू नॉट I स्क्वायर बाई रूट 2 पाई d, रूट 2 से 2 काटा, ये हुआ आंसर, ठीक है। इस टॉपिक के ऊपर हमें और एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करना है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम नंबर 7 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करो, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये हुआ और एक शानदार बेहतरीन न्यूमेरिकल, ये है एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये नीट जेईई मेंस हर सेक्शन में इस क्वेश्चन का भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इस क्वेश्चन के ऊपर 10-15 जितना चाहे स्टार लगा लो, ठीक है। और जय श्री राम बोल के इस प्रॉब्लम को करते हैं शुरुआत, देखो, ठीक है। तो ये हुआ एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट फ्लो रहा है I2 का 25 एम्पियर, और ये है एक रेक्टेंगुलर लूप। रेक्टेंगुलर लूप का जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 10 सेंटीमीटर, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो रहा है 15 एम्पियर, देख सकते हो। रेक्टेंगुलर लूप का ये वाला फेस इस वायर से 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और ये वाला फेस टोटल डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि ये है 10, ये है 2, तो ये वाला फेस वायर से 12 सेंटीमीटर दूर पर है। हमें क्या करना है, नेट फोर्स ऑन द लूप, ये वायर के वजह से इस रेक्टेंगुलर लूप के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। एक्चुअली इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, इस वायर के वजह से इस साइड के ऊपर फोर्स निकालो और इस साइड के ऊपर फोर्स निकालो, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। क्योंकि इस वायर के वजह से इन दोनों साइड पर फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल ऑपोजिट कोलिनियर। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है इन दोनों साइड के बीच में फोर्स निकालो और इन दोनों साइड के बीच में फोर्स, मतलब ये वायर और इस साइड के बीच में फोर्स निकालो, ये वायर और इस साइड के बीच में फोर्स निकालो, माइनस करो, बात खत्म। फिर भी मैं प्रॉब्लम तुम लोगों को समझाऊं कैसे कैसे क्या हो रहा है, ठीक है।
देखो हम लोग जानते हैं पैरेलल करंट कैरिंग वायर अट्रैक्ट और एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर रिपेल ईच अदर। तो देखो रेक्टेंगुलर लूप का ये वाला फेस करंट फ्लो रहा है ऐसे और ये वायर में करंट फ्लो रहा है ऐसे, तो ये हुआ दोनों पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो इन दोनों साइड के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होगा। और ये वायर और रेक्टेंगुलर लूप का ये वाला फेस देखो, इस फेस में करंट फ्लो रहा है एंड ऑपोजिट सेंस में, तो रेक्टेंगुलर लूप का इस साइड और करंट कैरिंग वायर के बीच में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। तो दोनों फोर्स हो जाएगा ऑपोजिट, माइनस कर दो आ जाएगा। फिर भी हम लोग ये समझेंगे कि इन दोनों साइड के ऊपर कैसे फोर्स आ रहा है, इक्वल, ऑपोजिट और कोलिनियर। ठीक है, चलो समझते हैं पहले इन दोनों साइड के ऊपर कैसे फोर्स आ रहा है, इक्वल, ऑपोजिट, कोलिनियर। मतलब अगर इस साइड के ऊपर फोर्स है F तो इस साइड के ऊपर बनेगा फोर्स F माइनस F 0। एक्चुअली अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो करंट कैरिंग वायर के साथ परपेंडिकुलर जो फेस है उन दोनों साइड के ऊपर फोर्स होता है इक्वल, ऑपोजिट, कोलिनियर। अगर एक फोर्स आता है ऐसे तो दूसरा आएगा ऐसे, F माइनस F 0। सिंपल, पैरेलल साइड के बीच में हमें कंसिडरेशन करना होता है। ठीक है, याद रहेगा करंट कैरिंग वायर के साथ जो फेस है परपेंडिकुलर, उन दोनों फेस में क्या होता है, फोर्स इक्वल, ऑपोजिट, कोलिनियर। सिर्फ इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो और इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, माइनस कर दो आ जाएगा। चलो समझते हैं कैसे इन दोनों साइड पर फोर्स हो रहा है इक्वल, ऑपोजिट और कोलिनियर। ठीक है, चलो हम लोग पहले ये वाला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट, यहां से ये वाला पॉइंट और यहां से ये वाला पॉइंट। ठीक है, देखो दोनों ही पॉइंट क्या है, वायर से सेम डिस्टेंस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी सेम बनेगा, डायरेक्शन भी सेम बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डायरेक्शन लिखते हैं, चलो एक्सप्रेशन लिखते हैं। ये हो जाएगा म्यू नॉट आई तो I2 है, और ये हुआ 2 पाई और 2 सेंटीमीटर हम लोग लिख रहे हैं R1, तो ये हुआ R1। तो A पॉइंट और B पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम ही है, म्यू नॉट I2, और ये हुआ सेपरेशन 2 पाई R1। ये वाला पॉइंट भी इस वायर से R1 डिस्टेंस पर है और ये वाला पॉइंट भी इस वायर से R1 डिस्टेंस पर है, तो दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम है। ठीक है, अब डायरेक्शन कौन सा है, डायरेक्शन देखो, ये मैंने हाथ घुमाया, दोनों पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है नॉर्मली आउटवर्ड्स। ठीक है, अब देखो ये है एक करंट कैरिंग वायर, ये भी है एक करंट कैरिंग वायर, हमें ट्रीट करना होगा। तो लेंथ है इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, तो इस साइड के ऊपर, तो चलो ए वाला पॉइंट के ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है वो एक बार देख लेते हैं। मान लो ये है एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये है एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर, क्योंकि तुम देखो ये पेन का ढक्कन नीचे गिर गया, गिरने दो। जितना तुम इस वायर से दूर जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड भी हैरी कर रहा है। इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो तुम इस वायर से जितना ऊपर जा रहे हो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घट रहा है। तो मैंने दोनों पॉइंट पर ही एक छोटा सा पोर्शन लिया। ठीक है, छोटा सा पोर्शन लिया जहां पर मैंने माना मैग्नेटिक फील्ड सेम है। ठीक है, तो इस वायर में छोटा सा पोर्शन, इस वायर छोटा सा पोर्शन। ठीक है, करंट फ्लो रहा है ऐसे, करंट फ्लो रहा है ऐसे। ठीक है, देखो ये हुआ छोटा सा पोर्शन, तो ये हुआ करंट, ये हुआ लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स, तो ये हुआ लेंथ, ये हुआ लेंथ, और मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू I, क्या है I1, इसमें करंट फ्लो I1, और ये हुआ B, और लेंथ एक कुछ भी ले लो, छोटा सा लेंथ। हमने यहां पर भी छोटा सा लेंथ कंसीडर किया L, यहां पर भी छोटा सा लेंथ कंसीडर किया L। दोनों एलिमेंट के ऊपर फोर्स क्या है, फोर्स तो सेम ही होगा, IBL। B तो है मैग्नेटिक फील्ड, I है करंट फ्लो I1, और लेंथ है L। ठीक है, लेकिन दोनों एलिमेंट पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। देखिए, ठीक है, देखो I1BL, दोनों एलिमेंट पर ही फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन अलग अलग होगा। डायरेक्शन को एनालाइज कर लेते। ठीक है, चलो और एक पेन लेता हूं। ठीक है, देखो इस एलिमेंट पर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो ये हुआ लेंथ का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर। ठीक है, तो ये हुआ लेंथ का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, L क्रॉस B। ठीक है, L क्रॉस B, तो ये हुआ लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड है बाहर, तो ये हुआ L, ये हुआ L क्रॉस B, ये हुआ L क्रॉस B, L क्रॉस B, तो फोर्स आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो फोर्स आ रहा है, सपोज ये आ रहा है ऐसे। ठीक है, ये हुआ फोर्स। ठीक है, चलो और एक बार दिखाता हूं, ये हुआ L और ये हुआ B, तो L से B की तरफ हाथ घुमाओ, ये हुआ फोर्स। ठीक है, तो इस एलिमेंट पर फोर्स आ रहा है ऐसे, और ये एलिमेंट पर फोर्स ऑब्वियसली आएगा इस डायरेक्शन में। देखो कैसे,
करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स। तो करंट फ्लो हो रहा है ऐसे और मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड्स। ये हुआ लेंथ, ये हुआ लेंथ, और ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड। हाथ घुमाओ, हाथ घुमाओ, ये हुआ फोर्स। ठीक है, तो ये हुआ फोर्स। ये हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करके ये दिखाया कि हर एक एलिमेंट, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के ऊपर फोर्स आएगा इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर। तो ये मैंने एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया, इसके ऊपर भी फोर्स है, इसके ऊपर भी फोर्स है, लेकिन ये दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो ये वाला एलिमेंट है, इसके ऊपर भी सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो ऑब्वियसली मैं अगर पूरे लेंथ का बात कह रहा हूं, तो इस वायर और इस वायर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इक्वल, ऑपोजिट, कोलिनियर। मतलब अगर इस वायर के ऊपर नेट फोर्स आ रहा है कुछ भी F1 इस डायरेक्शन में, तो इस वायर के ऊपर नेट फोर्स आएगा F1 उस डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, इसीलिए करंट कैरिंग वायर के परपेंडिकुलर साइड पर फोर्स होता है इक्वल, ऑपोजिट एंड कोलिनियर। तो उसका हम लोग कंसिडरेशन नहीं लेते, सिंपल लिख देना द फोर्स ऑन AD एंड BC become opposite, equal and collinear, so the net force will become 0। इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत ही नहीं है, मैं तुम लोग को जस्ट दिखाया। ठीक है, तो ये मैं कर रहा हूं इरेज। ठीक है, चलो, सिर्फ हमें पैरेलल साइड के ऊपर फोर्स निकालना है। ठीक है, तो ये वाला मैं इरेज कर रहा हूं, ये मैंने इरेज किया, और ये भी मैं इरेज कर रहा हूं। एक बार जस्ट एक बार रुक जाओ। ये हुआ हमारा वायर, ये हुआ वायर, तो ठीक ही है। ठीक है, ये हुआ हमारा वायर। ठीक है, अब हमें करंट कैरिंग वायर और AB साइड के बीच में फोर्स निकालना है, करंट कैरिंग वायर और CD साइड के बीच में फोर्स निकालना है, बात खत्म। ठीक है, तो ये हुआ फोर्स बिटवीन वायर एंड साइड AB। तो ये हुआ फोर्स म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई, सेपरेशन क्या है R1, और ये हुआ लेंथ, लेंथ कितना है 25 सेंटीमीटर, ये हुआ लेंथ। और डायरेक्शन, इन ये वाला वायर इस वायर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ठीक है, ये वाला वायर इस वायर को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हुआ F1, ये हुआ F1, ये हुआ F1, क्योंकि दोनों वायर में करंट फ्लो रहा है सेम डायरेक्शन में। ठीक है, तो और फोर्स बिटवीन वायर एंड साइड CD, ये हो जाएगा, मैंने माना F2, ये हुआ म्यू नॉट। देखो, अगर इस साइड में करंट फ्लो रहा है I1, तो ऑब्वियसली इस साइड में भी सेम करंट फ्लो रहा है, तो ये हुआ म्यू नॉट I1 I2, सेपरेशन 2 पाई, और 12 सेंटीमीटर को मैंने माना R2, क्योंकि ये वाला साइड इस वायर से R2 डिस्टेंस पर है जो है 12 सेंटीमीटर। तो ये हुआ 2 पाई R2, और इस साइड का जो लेंथ है वही है इस साइड का लेंथ, जो बन जाएगा फिर से L। तो हमने ये वाला वायर और इस साइड के बीच में फोर्स निकाला, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R1 है सेपरेशन जो है 2 सेंटीमीटर, और इस फेस का जो लेंथ है वो है 25 सेंटीमीटर, जिसको हमने L से रिप्रेजेंट किया। ये हुआ हमारा L। और ये वाला वायर और इस साइड के बीच में फोर्स क्या है, म्यू नॉट I1 I2 डिवाइड बाई 2 पाई R2 है इस वायर से इस फेस का सेपरेशन जो है 12 सेंटीमीटर, और लेंथ क्या है, लेंथ है 225 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला फेस और ये वाला फेस का लेंथ तो सेम ही है। और डायरेक्शन देखो, ये इस वायर में करंट और इस वायर में करंट क्या है, ऑपोजिट सेंस में है, तो इस वायर के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये वाला वायर इस फेस को कर रहा है रिपेल। ठीक है, एंटी पैरेलल करंट कैरिंग वायर रिपेल। तो देखो ज्यादा कौन सा, ऑब्वियसली दोनों फोर्स इक्वल तो नहीं है, R1 R2 इक्वल तो नहीं है, तो ज्यादा कौन सा है, देखो R1 छोटा है, R1 कितना है 2 सेंटीमीटर, R2 कितना है 12 सेंटीमीटर, R1 2 सेंटीमीटर, R2 12 सेंटीमीटर, ये डिनोमिनेटर में है, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, ऑब्वियसली एज R1 लेस देन R2, सो नेट फोर्स ऑन द लूप, R1 छोटा है तो ऑब्वियसली F1 बढ़ जाएगा। ठीक है, सो नेट फोर्स F नेट विल बी F1 माइनस F2, ये हुआ F1 माइनस F2, ये कितना है म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई R1 माइनस म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई R2, ये हुआ म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइड बाई 2 पाई, ये हुआ 1 बाई R1 माइनस ऑफ 1 बाई R2।
ठीक है, म्यू नॉट आई वन आई टू विल 2 पाई आर वन, क्योंकि दोनों फोर्स से ऑपोजिट सेंस में, तो हमने माइनस किया म्यू नॉट आई वन आई टू विल 2 पाई 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर 2। तो म्यू नॉट का वैल्यू क्या है, अब वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7। आई वन क्या है, आई वन है 15 एम्पियर, ये हुआ 15 एम्पियर। आई टू कितना है, आई टू है 25 एम्पियर, आई टू है 25 एम्पियर। एल कितना है, एल है 25 से, जो हम लोग ऐसे लिखेंगे 25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, और ये नीचे हुआ 2 पाई 1 बाई आर वन। आर वन क्या है 2 सेंटीमीटर, ये हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, और आर टू क्या है 12 सेंटीमीटर, जो है 12 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2। ठीक है, तो पाई से पाई गया, 2 से 4 गया, ये हुआ 2, ये हुआ 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, और ये हुआ 15 इंटू 25 इंटू 25, ये होता है 625, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -2। 10 टू द पावर ऑफ -2 को मैंने बाहर निकाला, और मैं 1/2 कॉमन ले सकता हूं, ये हुआ 1/2, ये हुआ 1 माइनस ऑफ 1/6। 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, 15, 625, 10 टू द -2, ये मैंने 10 टू द पावर -2 कॉमन लिया, 1/2, 1 माइनस 1/6, ये 2 से 2 काटा, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 काटा, और ये हुआ 15 इंटू 625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -7, और इसका अगर एलसीएम करोगे तो ये आएगा 5/6। एक बार कैलकुलेटर में इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं, कितना आएगा, ये हुआ 5 इंटू 15 इंटू 625 डिवाइड बाई 6, 7812.5 ना, और एक बार चेक कर लेते हैं, 15 इंटू 625 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, 7812.5, तो ये हुआ 7812.5, ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -7, ये आएगा न्यूटन में। ठीक है, तो इसका अगर पॉइंट तुम इधर ले जाओगे, कितना हुआ 1 2 3, तो ये हो जाएगा 7 पॉइंट, ये हुआ 1 2 3, 7.8125, तो ये हुआ 10 टू द पावर ऑफ -4 न्यूटन। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट इधर आया 1 2 3, तो इधर से भी 3 घटेगा, 7 माइनस 3 4, तो ये हुआ नेट फोर्स। अब फोर्स का डायरेक्शन में हमें चाहिए, तो देखो ऑब्वियसली F1 F2 ज्यादा है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो नेट फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो नेट फोर्स हो जाएगा इस डायरेक्शन में। मतलब क्या हुआ, करंट कैरिंग वायर की वजह से इस लूप के ऊपर जो नेट फोर्स अप्लाई होगा वो होगा एट्रैक्टिव। तो ये हुआ करंट कैरिंग वायर की वजह से नेट फोर्स आ रहा है नीचे की डायरेक्शन में, तो ये वाला रेक्टेंगुलर लूप इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा, तो ये हुआ एफ नेट, ये हुआ एफ नेट जो है टुवर्ड्स द वायर। ठीक है, इस प्रॉब्लम को 2-3 बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, इस प्रॉब्लम, ये वाला टाइप प्रॉब्लम बोर्ड में आने का बहुत चांस है। ठीक है।